20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2014 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਚ ਮਹਿਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਸਮੁਖ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ज्योति ग्राम योजना तहत बिजली मिली सी। इस योजना दे तहत गुजरात दे दूर दुराडे दे अजिहे घरां विच उजाला होया जिथे दहाकियां तक बिजली नहीं पहुंची सी। उस दौरान सिर्फ घरां नूं रोशन करन दा काम ही नहीं होया, नाल ही बिजली दी वंड दे पूरे तंत्र नूं बेहतर कीता गया। ये ज्योति ग्राम से हमने वो कनेक्शन लिया है और ये मोदी सरकार ने जो कनेक्शन ज्योति ग्राम का है वो बहुत बढ़िया है और हमसे पूरा बीज पूरा पड़ रहा है। 10 साल पहले ज्योति ग्राम योजना हमको मिल नहीं रहा था, अभी रात को अंधेरे में रहते थे, अभी बहुत शुभ मिलते हैं, लाइट मिलते हैं रात को, पंखे में रहते हम, झाड़ में रात को जाते हैं, बाहर का लाइट चालू करते हैं। गुजरात तो शुरू होया घरां विच उजाला करन दा सफर तेजी नाल अगे वधिया जदों साल 2014 विच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दी वागडोर संभाली। तद तक करोड़ां अजिहे घर सी, हजारां पिंड सन जिथे बिजली नहीं पहुंची सी। देश दे प्रधान सेवक ने सब तो पहला देश दे सारे पिंडां नूं रोशन करन दा काम अगे वधाया। देश ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। मेरे घर में पहले लाइट नहीं थी और आवाज भी नहीं था, लेकिन मोदी जी के कारण से कुछ हमको आवाज भी मिला है और थोड़ा रोजगार भी मिल रहा है, तो इससे हम बहुत खुश हैं। और बिजली भी हमारे घर में आ चुकी है। हमारे दादी के नाम पे हमें एक घर मिला है और लाइट की भी सुविधा मिली है। और पहले हम लोगों के घर में लाइट नहीं थी, पढ़ने में दिक्कत होती थी, अब मतलब लाइट भी मिल गई है, तो उस वजह से हम पढ़ भी अच्छे से सकते हैं और हमारा ग्रेजुएशन हो रहा है। 25 सितंबर 2017 पंडित दीन दयाल उपाध्याय दी जयंती ते प्रधान मंत्री सहज हर घर बिजली योजना यानी सौभाग्य योजना ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੌਭਾग्य योजना ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹਵਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। प्रधान मंत्री सौभाग्य योजना घर घर में उजियारा लाए, घर घर में उजियारा लाए, अंधियारा कोसों दूर भगे, जगमग जगमग हर घर है जा, जगमग जगमग हर घर है जा। PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਛੱਤ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। बहुत तकलीफ था, बारिश होती थी, चूने लगता था, सब मेहमान वहमान आते थे, सब भीग जाते थे ऐसे, और कच्चा घर था ना। हमारे छत के नीचे वो टीन धरा हुआ था, कुछ रहने की व्यवस्था नहीं थी, और प्रधानमंत्री जी को हम शुक्रिया अदा करते हैं। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਘਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। अगर मकान है तो पति के नाम पर, खेत है तो पति के नाम पर, गाड़ी है तो पति के नाम पर, स्कूटर है तो पति के नाम पर, दुकान है तो पति के नाम पर, और अगर पति नहीं रहा तो बेटे के नाम पर, लेकिन उस मां के नाम पर कुछ नहीं होता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलन बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, और इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो आवास देगी उसका मालिकाना हक महिला को दिया जाए। जिथे एक पासे गरीबां नूं घर दिते गए ने,
ਉੱਥੇ ਆਵਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਰਹਿائش ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। रोजगार ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਿਲਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ खूब ਕੰਮ ਹੋਇਆ है। जब अटल जी ने नेशनल हाईवे के माध्यम से देश के महानगरों को जोड़ने का विचार रखा था तो कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि ऐसा संभव है। 6-7 पहले जब मैंने गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर, करोड़ों शौचालय, तेजी से चलने वाली रेल, शहरों में पाइप से गैस, ऑप्टिकल फाइबर जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की, तब भी आदतन कुछ लोग यही सोचते थे कि इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा। लेकिन आज इन अभियानों में भारत की सफलता दुनिया देख रही है। भारत आज पीएम आवास योजना के तहत जितने पक्के घर बना रहा है वो दुनिया के अनेक देशों की कुल आबादी से भी अधिक है। ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਭਿयान भी चलाया गया है। तो अभी हम लोग का विकास कला उद्योग चल रहा है। मोदी जी ने बहुत सहयोग किया हम लोगों का। इसके विषय में चर्चा हुई, हम लोग में कमेटी बैठा था, उसके बारे में ये अपना औजार भी अपना दिए थे इन लोगों ने मोदी जी के सहयोग से। खींच दो ये आसमान, पंख है बेताब हमको और भरनी है उड़ान। नोक छूनी है सितारों की अभी नजदीक से, हमको बाहों में अभी भरना है ये सारा जहां। कह दो आसमान से है तैयार हम, लगा के पंख हुनर के हैं तैयार हम। कह दो ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਟਲ ਇਕੂਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿयान ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ है। मैं यहाँ लगातार पिछले 1 साल से DIC से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ मैं बहुत सारे डिज़ाइन प्रोसेस, डिज़ाइन थिंकिंग, ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड काम करता हूँ, सीखता हूँ। यहाँ के टीचर से बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड साथ में काम करने के लिए प्रेरित होता हूँ और स्टार्टअप से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों पे ब्रांडिंग, पैकेजिंग से रिलेटेड काम सीखता हूँ और करते आता हूँ। हम लोग यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी बच्चों को ये समझाने और बताने का प्रयास करते हैं प्रायोगिक रूप से कि डिज़ाइन इनोवेशन कैसे काम करता है और इनका आम जिंदगी में, उनकी जिंदगी में, उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके रेगुलर कोर्स में क्या महत्व है। तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ अभी फ्रेम की हुई है उसका बहुत फ़ायदा हुआ हम स्टूडेंट्स को। और एक स्किल इंडिया प्रोग्राम करके है जो स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं स्टार्टअप्स में, तो जिसकी वजह से हमारे देश का फ्यूचर सिक्योर रहता है। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚਣ ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਨ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। जो हमारी ग्रोथ रेट है इस समय स्टार्टअप्स की वो लगभग 12 से 15% 15% ईयर ऑन ईयर के उस स्तर पर हम ग्रोथ कर रहे हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में। और अभी जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 की आई है जिसमें कि ये बताया गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 64 बिलियन का रहा है सन 2020 में। और अगर आप इसके पीछे के मुख्य कारणों को देखना चाहें तो मैं सबसे पहले नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में बात करना चाहूंगा 2019 में जो की आई, उसके साथ ही साथ IPR पॉलिसी, नेशनल IPR पॉलिसी 2016 में जो आई, उसके अलावा स्टार्टअप रिकॉग्निशन पॉलिसी जिसमें कि रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स को टैक्स एग्जेम्पशन फॉर 3 इयर्स, एंजल इन्वेस्टमेंट टैक्स फेवर, उसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट पेटेंट फाइलिंग की जो फैसिलिटीज हैं
वो बहुत ही मुख्यतः तौर पर आई है। तो जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम, जो एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और एक यूथ को एक अल्टरनेटिव दिया गया है कि आप जॉब के अलावा भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में एंटर कर सकते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम का फायदा उठा सकते हैं। जब मैं जॉब करता था, ये स्टार्टअप करने से पहले मैं 15 साल एमएनसीज में काम करता था। हमेशा मैं सोचता रहता था कि मुझे कुछ अपना करना है, और ये जब मैंने देखा 2016 से स्टार्टअप का जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, और काफ़ी नॉर्थ ईस्ट को फोकस भी कर रहे हैं विद ड्यू रिगार्ड्स, मुझे थोड़ा हिम्मत हुआ तो मैंने अपना जॉब छोड़ के फुल टाइम में अपने ये स्टार्टअप पे दिया है। आज 3 साल बाद हम एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, फार्मर्स का इनकम इम्प्रूवमेंट में हम लोग हेल्प कर पा रहे हैं। पीएम मोदी ने देश ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਟਨਲ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। यूपी विच काशी दी जनता ने पीएम मोदी नू पहला 2014 ਅਤੇ ਫਿਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बनारस में भी वो जो समय था कि लंका से कैंट तक आने में लोगों की कमर टूट जाती थी और कई घंटे लगते थे। आज स्थिति हो गई कि बनारस की सड़कें चुस्त और दुरुस्त हैं। कम से कम ये कह सकते हैं कि आप गंगा तट से चल करके कैंट तक आइए, कोई यात्री आए, चाहे वो मड़ुआडीह स्टेशन पर भी जाए तो सब सुकून से पहुंच सकता है। बनारस की सड़कों के किनारे बिजली के बहुत पुराने खंभे थे, वो शायद हमको लगता है कि आज़ादी के समय के ही लगे थे, प्रारंभ में लगे थे, हटे नहीं थे। कुछ तो इतने जर्जर हो गए थे कि जंग लग करके कि वो गिर रहे थे आए दिन, वो भी दुर्घटनाग्रस्त करते थे लोगों को। लेकिन आज हमारे यहाँ हेरिटेज पोल लगे हुए हैं, जिससे लगता है कि बनारस एक खूबसूरत और अच्छा शहर है, उसकी गरिमा के रूप है। पूरी दुनिया ने देखा है कि किवें पीएम मोदी दी अगवाई विच भारत ने पूरे विश्व नूं दस्सिया है कि चुनौतियां नाल किवें नजिठिया जांदा है। अज असीं एक बार फिर तेजी नाल विकास दे रस्ते ते वापस मुड़े हां। बुनियादी ढांचे ते 100 लाख करोड़ रुपए दा निवेश देश दे विकास नूं नवी ताकत देण वाला है। पेंडू अर्थचारे विच 25 लाख करोड़ रुपए दा निवेश सर्वपक्षी विकास दे टीचे नूं हासिल करेगा। एक जज्बा, एक पैशन, हम सब इंस्पायर होते हैं। नए नए इनिशिएटिव्स, सिर्फ इनिशिएटिव ही नहीं, इम्प्लीमेंटेशन में, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस में हर एक सेक्टर को हम देखें, वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इकोलॉजी हो और इकोनॉमी हो, तो बैलेंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैरेक्टर बिल्डिंग हो, ये पूरे देश में पिछले 20 सालों में हर भारतीय के मन में, युवाओं के मन में एक नई आस जगी है। बीते सालों में स्कूल कॉलेजां में बेहतर सिक्ख्या दा जेड़ा काम शुरू किया गया सी, उस नूं साल 2020 विच वड्डे बदलाव नाल अगे वधाउण दा फैसला किया गया। साल 2020 विच सिक्ख्या नूं लैके अजिहा काम शुरू होया जिस दा असर आउण वाले सालां विच दिसेगा। देश विच नवीं सिक्ख्या नीति लागू की गई। गुजरात दे मुख मंत्री रहंदियां होयां पीएम मोदी ने अध्यापकां दी गुणवत्ता वधाउण ते विशेष ध्यान दिता सी। नवीं सिक्ख्या नीति विच भी अध्यापकां दी गुणवत्ता वधाउण ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। पीएम मोदी इस गल दे हिमायती रहे ने। 2020 में उनके विचारों पर आधारित एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। मुझे याद पड़ता है जून 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री जी ने
संसद को संबोधित किया था और शिक्षा की एक दृष्टि दी थी। यह कहा था कि वो गरीब जो गांव में है, जो पिछड़ गया, जिसे शिक्षा नहीं पहुंची, जिसके पास एक अच्छा शिक्षक नहीं है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और फिर उन्होंने जवाब दिया था, क्या हम तकनीक के माध्यम से उन तक नहीं पहुंच सकते हैं? यह हुआ है, स्वयं और स्वयं प्रभा के माध्यम से हम वहां तक पहुंचे। ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਵਿਕੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। शिक्षा में तकनीकी ज्ञान की बहुलता होनी चाहिए, शिक्षा में सर्वांगीण विकास को महत्व मिलना चाहिए और हमारा नागरिक वैश्विक नागरिक भी बन सके, उसमें जन कल्याण का बोध भी हो, ऐसे बोध का सृजन यह शिक्षा नीति करती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी सर्वांगीण विकास के ऊपर बहुत जोर डाला गया है और यह शिक्षा नीति सर्वांगीण विकास के लिए स्कूली शिक्षा के माध्यम से हायर एजुकेशन तक प्रत्येक स्तर पर वह व्यवस्था करती है। पहले हमारे सिस्टम में होता था, काफ़ी थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया होता था एंड फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती थी इन जनरल। तो अभी के पॉलिसी में जो चेंज आया है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, स्पेशली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या फिर अगर अब देखा जाए तो इवन सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड का जो भी है, जहाँ पे रिसर्च बेस को ज़्यादा इंकरेज किया गया है एंड ये सारी चीज़ें इनोवेशन के लिए ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। एंड ये हमें कैसे हेल्प होगी, हमारे जनरेशन को और आने वाले जनरेशन को भी ये फ्यूचर में काफ़ी हेल्प होगी, बिकॉज इससे जो इनोवेटर्स है, स्पेशली जो स्टार्टअप्स में जाना चाहते हैं, उसको भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ਪਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੱਕ 4G ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। पोर्ट ब्लेयर तो बहुत अच्छा, कनेक्टिविटी की तो प्रॉब्लम है ही नहीं है। डिजिटल क्रांति नाल बीते सालां विच ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। भारत में पिछले 6-7 वर्षों में शहरी क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन टेक्नोलॉजी से आया है। देश के 70 से ज्यादा शहरों में आज जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चल रहे हैं, उसका आधार टेक्नोलॉजी ही है। आज देश के शहरों में सीसीटीवी कैमरों का जो नेटवर्क बिछ रहा है, टेक्नोलॉजी ही उसे मजबूत कर रही है। देश के 75 शहरों में जो 30,000 से ज्यादा आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनकी वजह से गुनहगारों को 100 बार सोचना पड़ता है। आज भारत तेजी नाल $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नाल पूरे रोड मैप नाल वध रहा है। वख-वख सैक्टरां विच प्रोत्साहन लिंक स्कीम ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। तब के चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में वाइब्रेंट गुजरात का जन्म हुआ। ये साल था 2002 और उसमें मुझे याद है कि हम लोग ने ताज होटल में नरेंद्र भाई ने एक मीटिंग बुलाई थी। वहाँ 8 से 10 इंडस्ट्रियलिस्ट को इकट्ठा किया था और ये उनका प्रस्ताव रहा था कि गुजरात का जो एक पहचान है
वो विश्व भर में जाए। तो उसके लिए मेड इन गुजरात के लिए उन्होंने एक लोगो भी सजेस्ट किया था कि एक लायन का लोगो हो और हर एक अच्छा प्रोडक्ट जो गुजरात से जाए उसके ऊपर मेड इन गुजरात के साथ वो लायन का लोगो भी आवे। धीरे धीरे 1 साल 2 साल के बाद हमने देखा कि इनका जो स्कोप था, जो साइज़ थी और जिस तरह के हाई लीडिंग पॉलिटिशियंस, ग्लोबल लीडर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, इन्वेस्टर्स, थॉट लीडर्स, ये सब जो इकट्ठे हुए और सबकी पहचान बनाई और गुजरात के बारे में जो हमारा जो ड्रीम था, जो नरेंद्र भाई का खर पर्सनल मिशन था कि गुजरात को एक विश्व में उसकी पहचान बनाने में हम लोग कामयाब और बहुत बड़ी तरह से सफल रहे हैं। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਣ ਉਤਸਵ ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੱਛ ਦਾ ਰਣ ਉਤਸਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। तो एरिया है काश तो 2005 के पहले किसी को मालूम भी नहीं था। एक डेजर्ट है, हार्श एरिया था, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, पीने के लिए पानी की भी तकलीफ था। तो एरिया में बन्नी एरिया बोलते हैं, बन्नी एरिया में करीबन 47 गांव में वहाँ का लोगों मैक्सिमम माइनॉरिटी का लोग थे, सोशली बैकवर्ड लोग भी वहाँ रहते थे। जो एरिया एक वाइट डेजर्ट जो नमक साल्ट प्लेन कहते हैं, उसको कैसे जो विजन में कन्वर्ट करके ट्रांसफॉर्म किया है, ये सिर्फ आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को उनका विजन का एक संपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਯੋਜਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਕਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਤੰਗ ਉਤਸਵ, ਇਹਨਾਂ ਆਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ है। नरेंद्र भाई जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने एक अलग ही तरीके से गरबा को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। कहा वाइब्रेंट नवरात्रि, 9 दिन का ऐसा सेलिब्रेशन। गुजरात वैसे तो उत्सव का शहर, उत्सव का देश, गुजरात हमारा राज्य है। उस उत्सव के राज्य को दिया एक अलग ही तोहफा, यानी वाइब्रेंट नवरात्रि। वाइब्रेंट नवरात्रि लोगों के लिए पहले क्या था कि छोटी छोटे सोसाइटीज, फ्लैट, वहां पर होते थे गरबे, वो छोटे स्केल में होते थे। उन्होंने एक अलग सपना देखा और उन्होंने कहा वाइब्रेंट नवरात्रि करेंगे बड़े स्केल पर, लोग भी देखते रहेंगे कि गरबा क्या है। और एक अलग उनकी दूरंदेशी थी कि ये त्योहार जो है वो विश्व को अलग तरीके से देखने मिलेगी कि ये जो त्योहार की शान क्या है। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥ ਅਗਵਾਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Yes, democracy can deliver. Yes, democracy has delivered. ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਦੇ ਕੇ ਸਰਬੋਤਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ।